नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा +2 का अतीत में दबे पांव पाठ के अभ्यास के प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई ये। सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा हुई है। इस बात से सभी प्रभावित हैं कि वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई है। वस्तुतः इसमें भव्यता का आडंबर है ही नहीं, व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। संभवतः वहाँ की लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस विषय में अधिक जानकारी मिले। अगला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? विद्यार्थियों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने 8वीं से लेकर के +2 तक का लगभग सिलेबस जो है डाल दिया है। नवंबर के महीने से पहले ही मैं व्याकरण समेत कंप्लीट सिलेबस आपका डाल दूंगा। तो आप बने रहिए, इस लॉकडाउन के दौर में मेरे साथ अपना सिलेबस अनवरत करते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और भाई शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांडे, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली हैं या फिर जो भी निर्माण शैली के तत्व मिले, उन सभी से यही बात निकल कर आती है कि सिंधु सभ्यता समाज प्रधान थी। यह व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक थी। इसमें न तो किसी राजा का प्रभाव था और न ही किसी धर्म का विशेष या किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य है कि कोई ना कोई राजा होता होगा, लेकिन राजा पर आश्रित यह सभ्यता नहीं थी। इन सभी बातों के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषित था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? भाई, सिंधु सभ्यता से जो विशेष अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं ना,
उनमें औजार तो हैं पर हथियार नहीं हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर के हरियाणा की समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रासाद मिले हैं, न मंदिर और न राजाओं व महंतों की समाधियां। मोहनजोदड़ो से किला नरेश के सिर का मुकुट भी बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद यहाँ ऐसा अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहार, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखे हुए था। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता समझ से अनुशासित सभ्यता थी, न कि ताकत से। अगला जो प्रश्न है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर के अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। यह कथन यानी इस कथन के पीछे लेखक का आशय क्या है? भाई, इस कथन के पीछे लेखक का आशय यही है कि खंडर होने के बाद भी पायदान बीते इतिहास का पूरा परिचय देते हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़ करके इतिहास का अनुभव करना एक बढ़िया रोमांच है। सिंधु घाटी की सभ्यता केवल इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास के पार की वस्तु है। इतिहास के पार की वस्तु को इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर ही देखा जा सकता है। ये अधूरे पायदान यही दर्शाते हैं कि विश्व की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास कैसा रहा। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों को भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सच है कि टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त खंडर यह एहसास कराते हैं कि आज से 5000 साल पहले कभी यहाँ बस्ती थी। ये खंडर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। लेखक कहता है कि इस आदिम शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिका करके सुस्ता सकते हैं, चाहे वह एक खंडर ही क्यों न हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान दे करके यानी कान लगा करके बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। इस तरह जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर पुरातात्विक खंडर भी जीवन की धड़कन सुना देते हैं। ये एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं जो इतिहास के साथ साथ इस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है भाई, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मैंने हर्षवर्धन के किले को नज़दीक से देखा है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यह बहुत बड़ा किला है जिसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना रखा था। अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वह थानेश्वर का राजा बना। इस किले के चारों ओर प्रत्येक कोने पर ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं। इसके परकोटों पर खूबसूरत मीनाकारी की गई है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के रहने के लिए महल के साथ ही कमरे बनवाए हुए हैं।
किले का मुख्य गुंबद बहुत ऊंचा था। इसके साथ ही एक मीना बाजार था जहां पर एक प्रकार का साजो सामान बिकता था। यह किला आज भी शांत भाव में खड़ा अपना इतिहास बताता प्रतीत होता है। ये पूर्ण विराम नहीं लगेगा भाई, प्रतीत के बाद में लगेगा। किले का प्रवेश द्वार बहुत मजबूत है जहाँ तक कई सीढ़ियाँ पार करके पहुँचा जा सकता है। अगला प्रश्न है भाई, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों के से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में तर्क दें। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार व बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की संज्ञा देता है। मैं लेखक की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने के समर्थन में निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक, यह सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। यहाँ पानी के पीने के लिए लगभग 700 कुएं मिले हैं। ये कुएं पानी की बहुतायत सिद्ध करते हैं। तीसरा है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार हैं। एक पंक्ति में 8 स्नानागार जिनमें किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिरोड़ी है भाई, ये चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। जल निकासी के लिए नालियां व नाले बने हुए हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। ये ईंटों से ढके हुए हैं। आज भी शहर में जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। अगला, मकानों में अलग अलग स्नानागार बने हुए हैं। मुहरों का उत्कीर्ण पशु, शेर, हाथी या गेंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखिए साक्ष्य नहीं मिला है। लिखिए नहीं भाई, ये लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही अवधारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव पैदा होता है या इन संभावनाओं को कक्षा में समूह में चर्चा करें। तो वैसे ही कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है भाई, मैं पढ़ तो देता हूँ। यदि मोहनजोदड़ो, लिखना नहीं है भाई, यदि मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में धारणा बिना साक्ष्यों के बनाई गई है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमें खुदाई से मिला है वह किसी साक्ष्य से कम नहीं है। खुदाई के दौरान मिले बर्तन, सिक्कों, नगरों, सड़कों, गलियों के साक्ष्य ही कहा जा सकता है। साक्ष्य लिखित हों यह जरूरी नहीं। जो कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है वह भी तो प्रमाण है। फिर हम इस तथ्य को कैसे भुला दें कि ये दोनों नगर विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण हैं। इन्हीं के कारण अन्य सभी संस्कृतियां विकसित हुई हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई वह हर दृष्टि से प्रमाणिक है। इसके बारे में अन्य कोई धारणा मेरे मन में नहीं बनती है। अब देखिए, थोड़े छोटे प्रश्न देखते हैं भाई। एग्जाम में 2-2 अंक के क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की बस्ती के बारे में विस्तार से बताइए। लेखक बताता है कि बड़ी बस्ती के घर बहुत बड़े होते थे। इसी प्रकार इन घरों के आंगन भी बहुत खुले होते थे। इन घरों की दीवारें ऊंची और मोटी होती थी, जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोटी दीवारों वाले घर 2 मंजिला होते होंगे। कुछ दीवारों में छेद भी मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल को उठाने के लिए शायद सैतीरों की जगह छोड़ दी गई होगी। सभी घर पक्की ईंटों के हैं। एक ही आकार की ईंटें इन घरों में लगाई गई हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ है। कहीं कहीं नालियों की अनगढ़ पत्थरों से ढक दिया गया है ताकि गंदगी न फैले। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की बस्ती निर्माण कला की दृष्टि से संपन्न एवं कुशल थी। अगला प्रश्न है भाई, क्या प्राचीन काल में रंगाई का काम होता था।
प्राचीन काल में रंगाई का काम होता था, लोग बड़े चाव से यह काम किया करते थे। आज भी मोहनजोदड़ो में एक रंगरेज का कारखाना मौजूद है। यहाँ ज़मीन में गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें रंगाई के जो बर्तन रखे जाते होंगे। पश्चिम में ठीक घड़ी के पीछे कारखाना मिला है, अतः इस बात को बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में लोग रंगाई का काम किया करते थे। अगला प्रश्न है भाई, खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खुदाई मोहनजोदड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। अहम चीज़ें तो आज कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी हुई हैं। मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ के अजायब घर में रखी हुई हैं, जिनमें गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य यंत्र, चाक पर बने हुए बड़े बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की और मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख हैं। इस प्रकार खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं मिली हैं, जिनमें कुछ तो संग्रहालयों में चली गई और बाकी बची हुई चोरी हो गई। अगला प्रश्न है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तर्क सहित उत्तर दें। भाई लेखक के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। दूसरे स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान न तो राजप्रासाद मिले हैं और न ही मंदिर। यहाँ किसी राजा या महंत की समाधि भी नहीं मिली है। यहाँ जो नरेश की मूर्ति मिली है, उसके मुकुट का आकार बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इससे छोटे सिरपंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन लोगों की नाव का आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये है ना पूर्ण विराम लगे और नहीं आएगा भैया, घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता को छोटी होती हुए भी हम महान कह सकते हैं या महान थी, जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति थी। अगला प्रश्न है भाई, किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था? पीछे रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर के हरियाणा की तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर के विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य या सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो संस्कृति धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा करती है, वह प्रभुत्व या दिखावे का तेवर से नदारद होना। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रासाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प जो हैं छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है वह शायद उनमें छोटे, ये ना भाई दोबारा आ रहा है, सिरपंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नाव जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही हैं। आज के मुहावरे में हम कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लिखना नहीं इस प्रश्न को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में लेखक क्या बताता भाई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत की ही नहीं, दुनिया की 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल
के शहरों में सबसे बड़ा है। यह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने हुए चित्र, भांडे, मोहरें, साजो सामान या और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ है। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। अगला प्रश्न है भाई, लेखक ने के मोहनजोदड़ो की नगर योजना की तुलना आज के नगरों से किस प्रकार की है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडर में बदल गई हो चुकी हों, मगर शहर की सड़कों या गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्ग कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर से के खुद विकास करने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत ही शंका प्रकट की जाती है। तो ये प्रश्न भी आपको लिख लेना है। और ये जो 8 का क्वेश्चन है भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाकुंड के विषय में बताइए। इस पे ना हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है भाई। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी भाई। महाकुंड स्तूप के टीले के नीचे उतरने पर मिलता है। धरोहर के प्रबंधकों ने गली का नाम दैव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है और गहराई 7 फुट है। तो ये क्वेश्चन भाई 2019 के एग्जाम में आया हुआ था। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नानागार हैं और इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता है। सिद्ध वास्तुकला का यह एक नमूना है। इस कुंड में खास बात यह कि इसमें पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिसनेस के और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है और पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया हुआ है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला। यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड के पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सभी पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी हुई भी हैं। तो भाई बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं। मोहनजोदड़ो के कृषि उत्पादों तथा उद्योगों के विषय में बताइए। भाई विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं पर उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया के में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन से मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप को मिला है। और छाल्ट यानी लिलन एक कपड़ा होता भाई, और ऊन, ये पै नहीं आएगा बीचों भाई, लिलन या ऊन कहते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो। बाद में सिंधु से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों तक
वह है प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलवा शब्द का प्रयोग शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर लेख लिखिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं। भाई सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, वे खुली व साफ थी। 2 यहाँ पर सामूहिक स्नानागार मिले हैं। 3 यहाँ पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियाँ पक्की और ढकी हुई थी। 4 यहाँ खेती व्यापार के प्रमाण मिले हैं। 5 हर नगर में अनाज भंडार व घर की व्यवस्था थी, अनाज व भंडार घर की व्यवस्था थी। 6 मोहरों पर उत्कीर्ण कलाकृतियाँ, आभूषण, सुगढ़ अक्षरों की लिपि आदि से कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है। हर नगर में अनाज भंडार घर की व्यवस्था थी, नगर सुनियोजित थे। अगला प्रश्न है भाई, पर्यटक मोहनजोदड़ो में क्या क्या देख सकते हैं, अतीत में दबे पांव के आधार पर बताइए। भाई लिखने की जरूरत नहीं, इस प्रश्न को पढ़ लो बस केवल। पर्यटक मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित चीज़ें देख सकते हैं। भाई बौद्ध स्तूप, मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। यहाँ स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना है। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे बने हैं। स्नानागार, इन पे ना छोटी छोटी टिप्पणियाँ आ सकती हैं। भाई बौद्ध स्तूप क्या है, स्नानागार क्या है, अलग अलग टिप्पणियाँ आ सकती हैं इनके ऊपर। तो स्नानागार, जैसे स्नानागार की विशेषताएं बताइए, तो उसमें ये आ जाएगा। यहाँ पर 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा कुंड बना हुआ है। यह 7 फुट गहरा है और कुंड के उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर में 8 स्नानागार एक पंक्ति में है। इसमें एक तरफ 3 कक्ष हैं। अजायब घर, यहाँ का अजायब घर छोटा ही है। यहाँ काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने हुए विशाल मृत भांडे, दिए, तांबे का आईना, 2 पाटन वाली चक्की आदि रखे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको लिख लेना है। अतीत में दबे पांव के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। भाई इस पाठ में लेखक ने मोहनजोदड़ो की यात्रा के समय के अपने अनुभवों के विषय में बताया है। लेखक यहाँ पर पहुंचकर पुराने सुनियोजित शहर की एक एक चीज़ का सिलसिलेवार परिचय करवाता है। वह उस सभ्यता के अतीत में जाकर के वहाँ के निवासियों और क्रियाकलापों को अनुभव करता है। यहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, स्नानागार, सभागार, अन्न भंडार, कुएं आदि के अलावा मकानों की व्यवस्था को देख करके लेखक महसूस करता है कि लोग अब भी वहाँ मौजूद हैं। उसे बैलगाड़ियों की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। रसोई घर की खिड़कियों को झाँकने पर वहाँ पक रहे भोजन की गंध आती है। लेखक कल्पना करता है कि यदि यह सभ्यता नष्ट न हुई होती तो आज भारत महाशक्ति बन चुका होता। यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस लेसन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कर लिया है। जो बताए गए हैं उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और याद भी करें। तो मिलेंगे नए लेसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।